प्रकाश संश्लेषण में बेटा हमारा एक लास्ट जो टॉपिक है वो बच रहा है जिसका नाम है रसोपरासरण। क्या नाम है? रसोपरासरण। देखा होगा 11th क्लास के अंदर, 12th में तो है नहीं, 11th वाले बच्चों के इड है। तो दिस वीडियो इज फॉर ओनली 11th क्लास। अगर आप 12th वाले पढ़ सकते हो बेटा, बट आपके कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इससे, लेकिन फॉर योर नॉलेज आगे चल के आपको काम ही आएगा। चाहे तो आप देख सकते हो, कर सकते हो, है ना? तो देखो, यहाँ पर अगर हम लोग रसोपरासरण नहीं पढ़ते हैं तो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो अनकंप्लीट माना जाएगा, है ना? तो देखो, इसके अंदर हम लोग इसी को समझेंगे कि रसोपरासरण जो है वो होता क्या है, ठीक है? अ, इसमें एक वर्ड आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी रसोपरासरण के माध्यम से फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी फोटो यानी होता है प्रकाश, फॉस्फोरिलीकरण। अब प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फोरिलीकरण होता है। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है, क्या होता है? एटीपी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। आप लोगों ने फॉस्फोरिलीकरण में दो चीजें पढ़ी है। क्या चीजें पढ़ी है? चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। आप लोगों ने उसमें देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और F के बीच में ट्रांसफर होता है तो एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है। तो ये एटीपी कैसे जनरेट होती है, उसके उस चीज के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? रसोपरासरण जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे रसोपरासरण क्या चीज है ना? परासरण का क्या मतलब है? देखो बेटा, जैसे आप किसी व्यक्ति को अपनी कोई चीज देते हो, है ना? कब दोगे? जब आपके पास उसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं, फूड होता है, खाना होता है, तो आपके पास खुद के पास अधिक होगा तब तो आप किसी को खिलाओगे ना। अब वो एक रोटी है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप किसी और को क्या दोगे? है ना? तो हमेशा कोई भी चीज जो होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है? इट्स लो कि हमेशा कोई भी पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो उसकी अधिक मात्रा या हम कहें अधिक सांद्रता से किधर होता है? कम की ओर होता है ना? जब भी क्या होते हैं, पदार्थ ट्रांसफर होते हैं तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। और जब भी ट्रांसफर होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? ऊर्जा प्रोड्यूस होती है ना? पदार्थों का जब भी स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है ना? तो अब हम बात कर रहे थे कि एटीपी निर्माण होती है। तो एटीपी निर्माण करने के लिए भी क्या होता है? पदार्थों के जो है, पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। किधर से किधर? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है? तो परासरण का क्या मतलब होता है बेटा? परासरण का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य होने का मतलब सारे जितने भी तत्व हैं वो इससे ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये कुछ पर्टिकुलर तत्वों को अपने अंदर से इधर और उधर जाने की क्या करती है? परमिशन देती है, ठीक है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से, यानी जैसे कि सपोज करो ये कोई भी यूटेंसिल है ना? ये कोई भी बर्तन है इस तरीके का। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या लगी हुई है? जैसे यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है? लगी हुई है, ठीक है? अब इधर ये पूरा क्या है? यहाँ पे पानी से भरा हुआ है और इधर इतना ही पानी है। तो पानी का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? इधर से किधर होगा? इधर होगा। क्यों? क्योंकि इधर पानी क्या है? ज्यादा और इधर पानी क्या है? कम। ठीक है? तो अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली लगी हुई है वो कौन सी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो अधिक सांद्रता से विलायक या जल के मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं? कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो परासरण के माध्यम से क्या होता है? कुछ जो H+ आयन होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उससे क्या किया जाता है? एटीपी का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। किसका? H+ आयन का अपनी अधिक सांद्रता से किधर? कम सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है? गमन होता है। ठीक है? उसकी वजह से जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है उसको काम में लिया जाता है इस निर्माण में, एटीपी निर्माण के अंदर, ठीक है? तो अब ये H+ आयन की जो सांद्रता होती है कम और अधिक होती है, ये कैसे होती है और कहाँ होती है? हम इस चीज को क्या करेंगे? सबसे पहले समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना? ये डायग्राम किसका बनाया है मैंने? आप लोगों ने हरित लवक पढ़ा है। हरित लवक की ग्रेना सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेना। और इसके बाहर चारों ओर क्या पाया जाता है?
स्ट्रोमा पाया जाता है या पट्टिका पाई जाती है, और ये होती है ग्रेना, या इसको क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड कहा जाता है। ठीक, तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर आपके एक ग्रेना या थाइलेकोइड की, मतलब ये स्ट्रक्चर है। दोहरी झिल्ली होती है इस तरीके से, बीच में जो पाई जाती है वो गुहा होती है, और ग्रेना कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में। तो इसके चारों ओर क्या होगा, स्ट्रोमा। तो यही स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। इधर आप चारों तरफ आप देख लो क्या उपस्थित है, यहाँ 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 सब जगह स्ट्रोमा उपस्थित है, और ये ग्रेना की झिल्लियां है, और ये बीच में अवकाशिका या इसको ल्यूमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूमेन कहा जाता है। तो ये ल्यूमेन उपस्थित है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर ये होता है कि ये जो अवकाशिका है उसमें H प्लस आयन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और बाहर H प्लस आयन की मात्रा क्या है, कम होती है। तो इसमें हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि H प्लस आयन की सांद्रता में हमें अंतर लाना होगा। हमें ऐसी कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी कि अंदर जो है H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और बाहर H प्लस, यानी बाहर क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाए। तो किस किस तरीके से, मतलब 3 तरीके हैं, देयर आर 3 वेज जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अंदर H प्लस आयन की सांद्रता को बढ़ा सकते हैं, और बाहर H प्लस आयन की सांद्रता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि H2 जो होता है उसका प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होता है, मतलब वो टूटता है। तो क्या बनता है बेटा, हाफ O2 बनता है प्लस 2H प्लस बनते हैं, प्लस क्या बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये क्रिया होगी, ये प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। ये देखो, ये स्ट्रोमा के अंदर नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, अवकाशिका में हो रही है। तो ये H2 टूटा, हाफ O2, 2H प्लस और 2 क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए। तो H प्लस आयन हो गए कि नहीं हो गए, आ गए H प्लस आयन। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गए, इस अवकाशिका में H प्लस आयन क्या हो गए, जुड़ गए, मतलब इसकी मात्रा क्या हो रही है, H प्लस आयन की बढ़ रही है। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे तरीके की। सेकंड होता है आपका अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है, इसके माध्यम से, ये थैलेकोइड झिल्ली है बेटा, इसको मैं मिटा रही हूँ नामांकन को, क्योंकि कैमरे के अंदर ये पूरा कवर नहीं हो रहा, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है। तो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण जो होता है, इसके माध्यम से भी हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में अंतर कर सकते हैं। अब अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की शुरुआत होती है, आपको पता है, फोटोसिस्टम सेकंड से। नहीं, अगर किसी ने वीडियो देखा है तो एक बार उसको क्या करना, देख लेना। तो फोटोसिस्टम जो सेकंड होता है, उसके ऊपर क्या आता है, प्रकाश आता है। अब यहाँ पर इस फोटोसिस्टम सेकंड में ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। प्रकाशीय जल अपघटन से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बने हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गाही प्लास्टोक्विनिन के पास, यानी PQ के पास। क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जाएंगे। प्लस अब यहाँ से 2H प्लस आयन कहाँ से, स्ट्रोमा से लिए जाते, किधर से लिए जाते, हमको क्या करनी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में या पट्टिका में कम करनी है। तो वहां से क्या करो, H प्लस आयन को लो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड में PQ के पास जाते हैं ना, यानी ये क्लोरोफिल 680 जो है वो किसको देगा, PQ को देगा। तो बाहर से आएंगे 2 H प्लस और इधर से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो PQ प्लस 2H प्लस जो है आयन जो आएंगे, जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा PQH2 बनेगा। क्या बनेगा, PQH2। तो अब ये जो PQH2 बना है ना, इसके जो H प्लस आयन है वो किधर दे दिए गए हैं, इधर दे दिए गए हैं। मतलब यहाँ के H प्लस लेके कहाँ पहुंचा दिए, अवकाशिका में पहुंचा दिए गए हैं। समझ में आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन H प्लस तो इधर दे दिए लेकर, ठीक है, तो यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गई और यहाँ ज्यादा हो गई। हमारा मोटिव ही है कि हाँ H प्लस आयन को क्या करना है, बढ़ाना है। अब क्या किया जाएगा, ये जो H प्लस आयन है ना, ये यहाँ पर है, ठीक है, अंदर आ गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचे, ये PQ तो वापस PQ में चेंज हो जाएगा, H प्लस इधर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, साइटोक्रोम B6F। आपको पता है कि P68 से PQ को जाएगा, PQ के बाद किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F
B6 के पास जाएगा और फिर जाएगा साइटोक्रोम F के पास जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में। तो ये हमने कंबाइंडली बोला है कि साइटोक्रोम B6F में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा PC यानी प्लास्टोसाइनिन के पास, क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फोटोसिस्टम 1 के अंदर। ये हमारा क्या बना हुआ है, फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर यहाँ से फोटो सिस्टम 1 से ये किसके पास, कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाएगा, FD के पास जाएगा, ठीक है। FD के पास जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है क्या चीज, NADP, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आया तो यहाँ पर ये जो 2H प्लस बना था ये इसके साथ जुड़ जाएगा और किसमें चेंज कर देगा, NADPH2 में। तो ये आपके कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। बट ओवरऑल मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं तो बाहर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम, और अंदर क्या हो गई है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। किसके कंपैरिजन में, अवकाशिका के कंपैरिजन में ज्यादा, यानी स्ट्रोमा के कंपैरिजन में अवकाशिका में H प्लस क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, देखो ये जो झिल्ली है वहां पर ऑक्सीसोम की तरह ही एटीपी सिंथेटेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एटीपी सिंथेटेज, जिसके दो पार्ट होते हैं। मैं नीचे कर देती हूँ आपको ताकि नजर आए, क्योंकि अभी हमारा नीचे का ही टॉपिक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है झिल्ली है, झिल्ली के अंदर हमारा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो पाया जाता है। इसके दो पार्ट है, CF0 और यहाँ पर आ गया आपका CF1, ठीक है। ये दो पार्ट इसके होते हैं। अब ये जो है क्या करता है, एक चैनल की तरह काम करता है। ये चैनल जो है उसके थ्रू, यानी इसके अंदर से होते, चैनल का मतलब होता है कि इसके अंदर से होते हुए ये जो H प्लस आयन है कहाँ ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, और बाहर क्या है, कम है। तो ये H प्लस आयन क्या करेंगे, इस एटीपी सिंथेटेज, ये एंजाइम में ध्यान रखना, ये किसका निर्माण करता है, एटीपी निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। पर एटीपी निर्माण होगा तब जब क्या होगा, ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, ये जो H प्लस आयन क्या है, अंदर क्या है, ज्यादा। अब वो किधर, इस चैनल के माध्यम से किधर आएंगे, बाहर। और जब भी कोई भी कंटेंट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जैसे ही ये ऊर्जा जनरेट हुई तो ये एडीपी के साथ जो फॉस्फेट अणु है वो जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो एडीपी का, एडिनिसिन डाई, डाई मतलब होता है दो, उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दो तो कितने हो गए, टोटल 3। तो क्या बोलेंगे, ट्राई। तो क्या बन गया, एटीपी यानी एडिनिसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इस तरीके से क्या होता है, अचक्रीय जो फॉस्फोरिलीकरण है ना, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के पास हमारे पास अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के माध्यम से हमारे पास एक एटीपी बनता है। तो ये आपकी रसापरासरण जो है बेटा, इसकी या हम कहें फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन जो है, इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, पीटर मिशेल के द्वारा की गई थी। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। आई होप आपको समझ में आया होगा।